तरह की बातें करेंगे। मेरी भी तो शिकायत इस बात की है, उनकी राजनीतिक बुद्धि है कितनी, डॉक्टर संजीव बालियान की, वेटनरी डॉक्टर है ना। अरे भाई नुमाइंदे हमारे थे, जब किसान बिल का नंबर आया तो वहाँ जाके सरकार से ये कहने के बजाय कि भी मेरे लोगों में असंतोष है, जब पहुँचे तो पार्टी ने कहा जाके उन्हें समझाओ, उनके नुमाइंदे बन के हमारे पास आ गए। अगर उस दिन संजीव बालियान पर अब जीत उनकी ना वो तो देखिए उनकी पार्टी जीत गई है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, बहुत गलत एनालिसिस कर रहे हैं। और खासतौर से मुजफ्फर गाजियाबाद में 5 सीट हार गए आप लोग। हाँ क्यों नहीं, नोएडा में 3 सीट हार गए आप लोग, मार्जिन भी बहुत बड़ा है। अब गाजियाबाद की एक सीट लोनी वाली भी है, तो लोनी वाली सीट पे कितना मार्जिन रहा, 8-7 हज़ार वोटों का, 8-7 हज़ार वोटों का रहा। वहाँ पे बीएसपी को एक मजबूत कैंडिडेट था जिसने अपने बूथे पे, पार्टी का नहीं, अपने बूथे पे वोट डलवा लिया। वो कितना था, 10-20 हज़ार वोट दिखे शायद। किसके, 40,000 के लगभग हैं। 42,000, हाँ 42,000 वोट हैं। और संगीता धामा जो कि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, हाँ, तो 25,000 वोट वो भी ले गई हैं, 28,000, वही 25-30 हज़ार वोट वो भी ले गई हैं। तो इसने जो डैमेज किया, नहीं तो मदन भैया इलेक्शन निकाल रहे थे। देखिए वही वाली बात है कि वोट की शिफ्टिंग ने ही नुकसान करा है। सर जो जीता वही सिकंदर ना, अब तो वही होगा ना सर। अब आप कुछ भी कहते रहिए, ऐसा तो मायावती भी पिछली बार कह रही कि 140 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, इस बार क्या हाल हुआ देखिए। मायावती जी के जब आप जिक्र करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मायावती जी, मान्यवर काशीराम ने जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न करी यूपी के अंदर अपनी मेहनत से, वो एक खोली में रहते थे, मायावती ने महल बनवाए हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब और राजनीति खत्म हो गई। सुन लीजिए, आप चाहते दलित खोली में? नहीं, आप सुन लीजिए। मान्यवर काशीराम दलित नहीं थे, वो विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे। वो चाहते तो जब वो नौकरी कर रहे थे तो उस नौकरी के बूते पे वो भी एक अच्छी कोठी बना सकते थे। और वो राजनीतिक रूप से उन्होंने मजबूत किया उस विचारधारा को जो डॉक्टर अंबेडकर सेव करके गए थे। आज दुख की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, आपको तो शायद संविधान आपने ज़िंदगी में 1-2 बार पढ़ा हो, मुझे सैकड़ों बार पढ़ना पड़ा। जब मैं अदालत गया बहस करने के लिए, मुझे पढ़ना पड़ा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया था, आज इस वोट शिफ्टिंग की वजह से वो मूवमेंट अगर ख़त्म हो रहा है मान्यवर काशीराम का, तो संविधान पे चोट पड़ेगी। और तब ये जो सबसे कमज़ोर तबका अब तक रहा है इतिहास में हमारा, इसके हित पे ही सबसे बड़ी चोट पड़ेगी। तो इस वक्त अब चाहिए ये कि जितना वो पढ़ा लिखा वर्ग जो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से या मान्यवर काशीराम की वजह से सशक्त बना था, उसको आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। और इस नेतृत्व को, इस मूवमेंट के नेतृत्व को, इसके पॉलिटिकल नेतृत्व को एनालिसिस करके और अपना नया नेतृत्व आगे लाना चाहिए। बहन जी एज ए लीडर फेल हो गई हैं। मैं नहीं मानता कि वो मूवमेंट कमज़ोर पड़ा है। मूवमेंट कमजोर नहीं पड़ा? नहीं। आपको नहीं लगता जो जाति की राजनीति यूपी में बीजेपी ने खत्म कर दी? बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए उसे जो भी राजनीति करनी पड़ेगी वो राजनीति करेगी। मौर्य जैसे हार गए सर, केशव प्रसाद मौर्य हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, कितने बड़े बड़े चेहरे देखिए। अच्छा, अपने ही उप मुख्यमंत्री को हराने के लिए वो राजनीति खत्म करेंगे जाति पात की? उन्हें तो सत्ता चाहिए। अगर वो वहाँ हारे हैं तो उनकी हार का कारण ये भी हो सकता है, और यही है कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और उनको उन्हीं की जाति ने पहचाना कि ये तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद से ज़्यादा प्रभावित हैं, बनियावाद से ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते। सर एक खबर मैं जानना चाहता हूँ, एक खबर चल रही है कि जाटों ने सपा को वोट नहीं दिया। जहाँ लोकदल का कैंडिडेट था वहाँ तो उन जाटों ने जाट को वोट दे दिया, लेकिन जहाँ सपा का कैंडिडेट था वहाँ जाटों ने वोट नहीं दिया। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी खुद जाट हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए साहब, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मेरे अपने आइडियल जो रहे राजनीति में, मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे धार्मिक जीवन में, उनमें सिवाय चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के कोई भी जाट नहीं। और अगर मुझे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में या किसी जाट नेता की विचारधारा में से किसी को चुनना पड़े तो मैं हर वक्त डॉक्टर अंबेडकर के साथ जाऊंगा। अगर मुझे मूर्ति पूजा में और महात्मा बुद्ध के रास्ते पे जाने के ऑप्शन है तो मैं महात्मा बुद्ध के रास्ते पे जाता हूँ। मेरे को सिर्फ इस वजह से कि मैं
जाट में जन्मा हूँ, हिंदू जाट में जन्मा हूँ, तो मुझे हिंदू में गिना जाए तो मेरे को उसका कोई शौक नहीं है। नहीं, सवाल ये है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल गलत है। हम्म, इस तरीके की बातें कहने वाले लोग सिर्फ जो बातें करते हैं वो इस एंगल से देखते हैं। ये चश्मा मेरे पास अरे नहीं है। किसान आंदोलन बेअसर रहा। जी नहीं, कोई किसान आंदोलन बेअसर नहीं रहा, वोट परसेंटेज गिरा है। आवारा पशुओं का कोई मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं रहा। देखिए, जो कहा जा रहा ब्राह्मण खिलाफ है, ब्राह्मण खिलाफ नहीं रहे, सबने वोट दिया बीजेपी को। देखिए, ब्राह्मण का तो हित वहाँ बंधा हुआ है, हम्म, मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर की बात करते रहते हैं, मंदिर से जुड़ा हुआ है ब्राह्मण। हमारे लिए मंदिर जो है वो आस्था का प्रश्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो वो रोजी रोटी का है, उसके लिए तो वो उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। अगर वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो ब्राह्मण जो है ऐसी बातें क्यों करेगा? तो उसे तो मंदिर के साथ जाना था। यहाँ जो ब्राह्मण वोट आया भी है वो परशुराम जी वाला है, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ वाला नहीं है, बाकी प्रथाओं वाला नहीं है। ब्राह्मण भी टूटा है, ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ एक ही झुंड में गिन लिया अब जाए। विपक्ष को क्या सुधार करने चाहिए? चाहे उसमें जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या ओपी राज। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए कोई सलाह नहीं दे सकता। हाँ, रह गई जयंत चौधरी जी की बात, हाँ, तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बहुत सीधी सी। पॉलिटिक्स कर रही थी बीजेपी, हाँ, इलेक्शन लड़ा रहे थे जयंत चौधरी हाँ, और अखिलेश। हाँ, कांग्रेस फॉर्मेलिटी कर रही थी, और बहन जी क्या कर रही थी, बहन जी से ही जाके पूछ लेना उन्होंने क्या दे के क्या लिया है। हो सकता है कोई पद ले लिया हो सकता है अपने महल बचा ली हो सकता है कि अपनी जांच बचा ली हो, तो वो क्या कर रही थी ये उनसे पूछ लीजिएगा। तो मेरी अपनी सलाह ये है कि अगर एक ये भी नए युवा हैं, इनके पीछे भी कोई थिंक टैंक नहीं है, और इन लोगों की जो टक्कर है वो आरएसएस से है और उन ताकतों से है जो हजारों साल से हिंदुस्तान की हुकूमत को प्रभावित करती रही हैं। तो अब इन्हें अपने वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर अपना थिंक टैंक डेवलप करके तब ये टक्कर ले सकते हैं। इंडिविजुअली ये टक्कर नहीं ले जितनी पाएंगे। बार भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया वो हारे हैं, चाहे 2017 का देख लो, 19 का देख लो, या 22 का देख लो। तो ये बात जाके अखिलेश जी को बता दीजिए कि अगली बार बिना गठबंधन करे हार जाए। क्या बात है? अगर अपनी रणनीति पे, अपनी राजनीति पे अगर वो थिंक टैंक अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर नहीं चलेंगे। देखिए, वोट दलित का दलित के नाम पे नहीं पड़ा, उसे कहीं कंसोलिडेट किया गया था, कहीं किसी उनको जोड़ा गया था। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को कहीं जीवित किया गया था मान्यवर काशीराम के द्वारा। तो वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है अब वो इनमें न्यूट्रल हो रहा है, तो उन लोगों को भी जुड़ना चाहिए। सर, आप कहते हैं विचारधारा, कई लोग कहते हैं विचारधारा का समय नहीं रहा, अब दूसरे प्रकार की राजनीति आ गई है, परिवर्तन का समय तो हमेशा विचारधारा का रहेगा। चाहे लूट है, लूट भी एक विचारधारा है, चाहे धर्म है, धर्म भी एक विचारधारा है, राजनीति धर्म के आधार पर करना ये भी एक विचारधारा है। तो विचारधारा, पहले विचार उत्पन्न होगा तभी कोई एक्ट होगा। बेरोजगारों का वोट कहाँ गया सर? जो इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार है, आप भी कहते थे नौकरियां नहीं मिली, कहाँ गए ये किसान कहाँ गए जो 13 महीने यहाँ बॉर्डर पर बैठे थे? मैंने आपको बताया ना। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 0 था, हाँ, वो 8 सीट उसने जीत ली, हाँ, और करीबन 8-9 सीटों पर ही वो सेकंड नंबर पे रहा, बहुत कम मार्जिन से हारा है। तो ये वोट वापस लौट आया है। और अब सबसे बड़ी जो चुनौती है सामने जयंत के, वो यही है कि इस वोट को वो सक्रिय रखें और एक जगह एकजुट रखें, तो 24 में रिजल्ट पलट जाएगा। बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा है। नहीं, सवाल ये बेरोजगार कहाँ गए, इनका वोट कहाँ गया सर? किसानों का वोट कहाँ गया, या इनका कोई वोट ही नहीं होता? मुझे तो इससे भी बड़ी हैरत है, हाँ, एक उन्नाव के अंदर बलात्कार पीड़िता को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, हाँ, सपा ने उसके सामने कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करा, हाँ, तो वो जो है उसकी माँ को फिर भी कुछ 1000 से नीचे ही उसको वोट मिले। तो ये हमारी अपनी जो सोच है। अब अगर बहुत से युवाओं ने इस बात को सोच लिया कि भाई हमें तो प्रतिकार की राजनीति करनी है, बदले की राजनीति करनी है, हमें तो सुविधा की राजनीति, हो सकता है 5 किलो अनाज किसी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया हो अपने भविष्य से। बीजेपी से क्या सीखें विपक्ष की पार्टियां? राजनीति करना फुल टाइम करती हैं, और ये पार्ट टाइम करती हैं। ये विपक्ष वाले पार्ट टाइम करते हैं। कौन जाता है जयंत के पास? जो एमएलए बनना चाहता है, जो एमपी बनना चाहता है, जो कोई पद चाहता है, जिसके पास संसाधन है इलेक्शन लड़ने के, वही तो जाता है।
लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं वो बैठ के पूरी नज़र रखते हैं सारी राजनीति के ऊपर और तब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी की जो ताकत है वो लोग इलेक्शन में चेहरा भी नहीं दिखाते, वो कभी मंच पे भी नहीं आते। तो इन्हें भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो बौद्धिक रूप से नींव का पत्थर बने, अपने लिए सेल्फ प्रमोशन, अपने लिए पद की अभिलाषा रखते हुए राजनीति में ना आए। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, लगातार जो बीएसपी के लोग हैं, तमाम और लोग हैं, आज बहन जी ने भी कहा कि एक ऐसी हवा चलाई गई, एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि बसपा तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, वो रेस में नहीं है, और जो सपा है वो गुंडों की पार्टी है, उसे वोट ना दिया जाए, ऐसी एक हवा बनाई गई और बीजेपी पे सारा वोट चला गया। आप इस बात से सहमत हैं? उसमें खुद बहन जी ने भी बहुत बड़ी मदद करी और उन्होंने इस बात को कहा कि दलित का जो भविष्य सुरक्षित है, अगर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो यादवों के मुकाबले ब्राह्मणों के साथ या ब्राह्मणवादी ताकतों के साथ बीजेपी के साथ है। तो उन्होंने भी इसमें मदद करी और आप सहमत हैं ऐसा हुआ है? अपने वोट को उधर धकेलने में। तो वो किसी पे इल्ज़ाम न लगाएं, इस इल्ज़ाम का ज़्यादातर श्रेय उन्हीं को जाता है। हवा तो बनाई, समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि बहन जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, सरेंडर कर। तुमने लड़ते देखा था क्या कहीं? नहीं, एक ऐसी हवा तो बनाई गई ना। हाँ। तो वो हवा कहाँ बनी? वो तो जो आंखों से दिखा वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। बहन जी इस इलेक्शन के अंदर कितनी सक्रिय थी। देखिए उनके मुद्दे थोड़े से दूसरे थे। उन्होंने मान्यवर काशीराम की तरह संघर्ष की राजनीति को चुनने के बजाय सुख की राजनीति को चुन लिया और उन्होंने टकराने की बजाय अपने कौम की, अपने जो मतदाता वर्ग है उसके सुखद भविष्य के लिए इन ताकतों से टकराने के बजाय अपने आप को मुकदमों से बचाने पे ज़्यादा ध्यान रखा। तो अगर इसका श्रेय जाता है किसी को तो बहन जी को इस चीज़ का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। अब वो ये ना कहें कि नैरेटिव किसी और ने सेट किया था। ये तो अब इस तबके को, इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को, बल्कि उनमें मैं ये मानकर चलता हूँ कि मैं भी हूँ, अब ये सोचना चाहिए कि ये नेतृत्व पर्सनल हित पे जा रहा है, अपनी प्राथमिकता ऊपर रख रहा है इस विचारधारा और इस मूवमेंट के अलग, तो नेतृत्व पे विचार करना चाहिए। सर, जो नंदू हैं सरधना से, जो बीजेपी के बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी विधायक रहे हैं, संगीत सोम वो हार गए हैं, जबकि वहाँ योगी और मोदी ने बहुत तकड़ी रैली करी थी, एक यूनिवर्सिटी का वहाँ शिलान्यास भी किया था। देखिए मैंने लोनी वाले का तो अभी आपको पोजीशन बताया, 8,000 से हारे हैं, 45,000 बीएसपी के पास वोट गया है, 25-30 हज़ार वोट जो है वो संगीता धामा पे गया है। अगर आप ये डिवीज़न थोड़ा भी रोक लेते या अगर वहाँ पे बीएसपी का कैंडिडेट कोई कमज़ोर होता है ऐसा कि जो अपने बूथे पे सिर्फ 15,000 लोग वोट ला पाता, तो इसका रिज़ल्ट कोई दूसरा होता। रह गई संगीत सोम जी वाली बात, तो संगीत सोम की इतनी चिंता ना करो, ज़्यादा चिंता तो केशव प्रसाद मौर्य की करनी चाहिए।